8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है 29 मार्च को। उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर का आपके पेपर होगा और ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो ही आपको जो फायदा मिलेगा। 1-2 मिनट से वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके खंड में है अबसद वाला कि जो जेम्स मिल है वो कहाँ के निवासी थे। जो जेम्स मिल थे वो कहाँ के निवासी थे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके स्कॉटलैंड। जो जेम्स मिल थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। दूसरा प्रश्न है कि सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किया था। तो सिरोही राज्य ने सबसे लास्ट में अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था और वो किया था 1823 में। इसका आंसर हो जाएगा आपके 1823। तीसरा प्रश्न आपकी ये कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है उसका औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। 2011 के अनुसार बताना है, तो इसका जो आंसर वो आपके हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, मैंने आपको पिछले वीडियो में, ये तो भारत का है, भारत का कितना 382 है, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको जो राजस्थान का जनघनत्व बताया था, आप कमेंट करके बताना कि राजस्थान का जो जनघनत्व वो कितना है। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन आपके पास में 260, 200 और 160 और 300। इन 4 में से आपका एक उत्तर है कि राजस्थान का जो जनघनत्व वो कितना है। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बता रखा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न, नक्की झील किस जिले में स्थित है। तो नक्की झील ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और ये कहाँ पे आती है, माउंट आबू में आती है। और माउंट आबू किस जिले में आता है, सिरोही जिले में आता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके सिरोही। एक पिछले वीडियो में एक झील का नाम आया था जयसमंद झील, तो आप में से किसी को पता हो तो जयसमंद झील के बारे में बताना। जयसमंद झील के पास में जो एक माता जी का मंदिर है, ईडारा माता का मंदिर, जहाँ पर जो वहाँ प्रतिवर्ष जो माता जी अग्नि स्नान करती हैं, आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे या फिर वहाँ के आपने जो नवरात्रि में आप गए होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। तो ये जयसमंद जो है वो वहीं के उसके पास में है। आप कमेंट करके बताना ये जयसमंद झील किस जिले में आती है। अगला प्रश्न आपके, किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों उम्र के किसी भी उम्र के बच्चों को कारखाने या खदान या किसी खतरनाक व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाएगा, फिर काम पे नहीं रखा जाएगा। तो ये कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो ये अधिकार हो जाएगा आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या लिखेंगे इसमें हम, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से लागू हुई। तो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना शुरू हुई थी वो 2015 से शुरू हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपके 2015। फिर आपके प्रश्न संख्या 2 में आपको मिलान करना है। रविंद्रनाथ टैगोर इसमें से किससे संबंधित है। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपके नाइटहुड की उपाधि से संबंधित हैं। और सफ़ेद जो झंडा है वो बिरसा राज का प्रतीक था। सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है, बिरसा राज का प्रतीक है। जेम्स मिल कौन था। तो जेम्स मिल जो था वो प्राच्यवादी दृष्टिकोण का विरोधी था। ये प्राच्यवादी कौन होते थे, ये एशिया की शिक्षा और संस्कृति का गहरा ज्ञान रखने वाले लोग होते थे। तो इसका जो विरोधी दृष्टिकोण वाला था जेम्स मिल। घासीदास कौन था। तो घासीदास जो था वो सतनामी आंदोलन से संबंधित था। घासीदास सतनामी आंदोलन से संबंधित हैं। इस प्रकार से आपको मिलान करके 4 नंबर ले लेने हैं। और आपने जो ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप पर मैंने आपके सामाजिक विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डाल रखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप उनका टेस्ट जरूर देना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है और वहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। 8वीं क्लास का जो सेक्शन है उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 के 20 इसका आप टेस्ट जरूर देना। फिर आपके अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको तीसरा प्रश्न दे रखा है। ये तीसरे प्रश्न में आपके पूछा गया है कि अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान कहलाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो जो मौलिक अधिकारों वाला खंड है, मौलिक अधिकारों वाला खंड, तो जो मौलिक अधिकारों वाला खंड है यहाँ पे हम लिखेंगे मौलिक। तो जितने भी जो मौलिक अधिकार का खंड है वो भारतीय संविधान की क्या कहलाता है, अंतरात्मा कहलाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे अंतरात्मा, ठीक है, उसको हम अंतरात्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है शहरी संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं। एक तो कार्य होते हैं अनिवार्य, एक कार्य कौन से होते हैं, अनिवार्य, और दूसरा जो कार्य होता है वो ऐच्छिक कार्य होता है। अनिवार्य का मतलब तो होता है सबको करना जरूरी है, और ऐच्छिक अपनी इच्छा पर आधारित है। ठीक है, जैसे प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा होता है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो इस प्रकार से वो अनिवार्य कि वो सबको करना जरूरी है। और ऐच्छिक का मतलब जैसे अथवा में दे दिया,
और करके प्रश्न दे दिया ऊपर वाला और नीचे वाला, जिसमें हम एच ही के चाहे तो हम ये कर सकते हैं, चाहे हम ये नीचे वाला कर सकते हैं। इसका जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, चौथा के बाद में पांचवा क्वेश्चन, कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, यहाँ पर हम लिखेंगे कम करके वस्तुओं के जो पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधन संरक्षण में योगदान दे सकता है। यहाँ पर भरेंगे हम पुनः चक्रण। ये दो चीज़ लिखना है आपको, एक तो यहाँ पे कम लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको पुनर्चक्रण। नेक्स्ट है, आदिवासियों के बहुत सारे बच्चे के शिकार रहते हैं। किसका शिकार रहते हैं? कुपोषण के शिकार रहते हैं। कुपोषण का मतलब उनको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सही ढंग से नहीं मिल पाती, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनको संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, तो इस कारण वो कुपोषण के शिकार रहते हैं। और आदिवासियों के बीच जो साक्षरता होती है वो भी बहुत कम होती है। आदिवासियों की जो साक्षरता होती है वो भी बहुत कम होती है, तो यहाँ भरेंगे हम साक्षरता। नेक्स्ट अपन सातवां क्वेश्चन देखते हैं, देशों के अंदर बड़ी जनसंख्या के लोग रोजगार, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे शिक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, देशों के अंदर बड़ी जनसंख्या के लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कई गांव के लोग जो होते हैं वो गांव छोड़ के शहरों में बसे जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? वहाँ पर शिक्षा मिल जाती है, स्वास्थ्य और रोजगार इनकी सुविधा आपको अच्छी तरह से मिल जाती है, इस कारण जो लोग पलायन कर रहे हैं। फिर आपको खंड स में चलना है। खंड स में आपको बताना है कि जो सहायक संधि अपनाने वाली किन्हीं दो भारतीय रियासतों के आपको नाम बताने। भारतीय रियासतों में एक तो आप बताएंगे अवध बता सकते हैं, दूसरा बता देंगे हैदराबाद। अवध और हैदराबाद दो ऐसी रियासतें हैं जो सहायक संधि अपनाई गई थी। फिर आपके इसका दूसरा प्रश्न है कि प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो प्रतिभूमि क्या होती है? एक इस प्रकार की जमीन होती है जो कुछ समय के लिए यहाँ पर बिना फसल के, बिना खेती के छोड़ दी जाती है ताकि उसकी जो मिट्टी है वो पुनः उपजाऊ बन जाए, जिसको हम पड़त भूमि या प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न ये कि ये वुड के डिस्पेच से आप क्या समझते हैं? वुड का डिस्पेच, इससे आप क्या समझते हैं? तो वुड डिस्पेच क्या था? ये 1854 में वुड डिस्पेच 1854 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लंदन में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा था। क्योंकि वो जो नीति पत्र था वो चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था, इसलिए उस नीति पत्र को जो वुड का डिस्पेच के नाम से जाना जाने लगा। क्या होता है? वो एक शिक्षा के लिए एक कानून आया था, नीति पत्र आया था, उसको चार्ल्स वुड के नाम से जो जारी किया गया था, इसके कारण इसको वुड का डिस्पेच के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के कौन से दो महत्वपूर्ण केंद्र उभरे थे? एक तो आप लिखेंगे पश्चिमी भारत में सोलापुर, पश्चिमी भारत में सोलापुर कि पश्चिमी भारत का जो सोलापुर है वो बुनकर केंद्र के रूप में उभरा था। दूसरा है दक्षिण भारत का जो मदुरा। ये दो प्रमुख केंद्र थे, एक तो पश्चिमी भारत का सोलापुर और दक्षिण भारत का मदुरा। ये दोनों 19वीं सदी के आखिर में जो बुनकरी के जो महत्वपूर्ण दो केंद्र के रूप में उभरे थे। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था? तो मंगल पांडे जो था वो बैरकपुर की जो कंपनी थी उसका एक सेना का सिपाही था और उसने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की जो छावनी है उन पर हमला कर दिया था अफसरों पर, जिसके लिए उनसे जो फांसी की सजा दी गई थी उसको फांसी पे लटका दिया गया था। तो मंगल पांडे का नाम है जो क्रांतिकारियों के रूप में लिया जाता है और ये बैरकपुर छावनी का एक सिपाही था। अगला क्वेश्चन आपके कि रंगसाज वोड की अपेक्षा नील को वरीयता क्यों दी जाती थी? तो रंगसाज जो वोड है उसकी अपेक्षा नील को इसलिए वरीयता दी जाती थी क्योंकि जो नील में बहुत चमकदार जो नीला रंग प्राप्त होता था, जो नील होती थी उससे बहुत चमकदार जो नीला रंग प्राप्त होता था, लेकिन ये जो वोड था उस वोड से जो प्राप्त होने वाला रंग है वो बेजान और बिल्कुल फीका सा लगने लगता था, इसलिए इस वोड की तुलना में इस नील की जो वरीयता है उसको वरीयता दी जाती थी। नेक्स्ट है खनिजों के उपयोग को स्पष्ट करना है कि खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। जमीन से जितने भी खनिज निकलते हैं इनका उपयोग आजकल कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है। एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करना है कि आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड है वो किस उद्योग को कहा जाता है? किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? पिछले वीडियो देखें तो आपको उसमें इसका आंसर दिया है मैंने, तो बाकी आज इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। तो खनिजों का उपयोग देख लेते हैं कि खनिजों का उपयोग किस प्रकार से होता है। 11वां क्वेश्चन है
खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। जैसे खनिज के उद्योग हेतु कच्चे माल के रूप में भी काम में लाए जाते हैं। रत्न है, सोना है, चांदी आदि खनिज का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा तांबे का जो उपयोग है वो सिक्के के निर्माण में, पाइपलाइन तक प्रत्येक वस्तु है जो के निर्माण में किया जाता है। क्वार्ट्ज का जो उपयोग किया जाता है वो कंप्यूटर में किया जाता है। एल्यूमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, तो बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण, बर्तन आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा कोयला है, पेट्रोलियम, इन सभी का जो उपयोग है ईंधन के रूप में किया जाता है। लोहा अयस्क का जो उपयोग है वो विभिन्न उद्योगों में अच्छे प्रकार से किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपके खनिजों के प्रमुख उपयोग। अगला जो क्वेश्चन है आपके वो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां है ये कि चलवासी पशुचारण के बारे में आप क्या जानते हैं। चलवासी पशुचारण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो चलवासी पशुचारण सारा के जो सारा मरुस्थल है वहाँ के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों और मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, जैसे राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर प्रचलित है। और ये इस प्रकार की जो कृषि है वो पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ में चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हुए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मारवाड़ से कई जो भेड़ पालक होते हैं वो पूरे राजस्थान में घूमते हैं। तो वो जो पशुचारण है वो चलवासी पशुचारण के नाम से जाना जाता है। तो पशुचारक जो होते हैं उसमें मुख्यतः जो भेड़ होते हैं, ऊँट होते हैं, बाकी कुछ मवेशी और होते हैं, जैसे बकरी है, गाय है, ये होते हैं, याक हैं, बकरियां हैं, ये पालते हैं। और ये पशुचारक क्या करते हैं, ये पशुचारक खुद और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन और खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। तो ये आपको जो चलवासी पशुचारक के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, उद्योगों के जोखिम को कम करने के आपको 3 उपाय बताने हैं कि उद्योगों का जो जोखिम उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। उद्योगों को इसमें जोखिम को कम करने के लिए 3 प्रमुख उपाय हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जो घने बसे आवासीय क्षेत्र हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र से दूर रखा जाना चाहिए, यानी कि जो जो ज़्यादा लोग वहाँ पे निवास करते हैं वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र को दूर बनाना चाहिए। कहीं गांव से, बड़ी सिटी से दूर जो औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा उद्योगों के समीप जो बसने वाले लोग हैं उनको दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले एवं खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रयासों पर ज्ञान भी देना चाहिए। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था, वहाँ की लापरवाही के कारण जो वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, ठीक, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है, वहाँ पर जो 2 दिसंबर 1984 को यह हादसा हुआ था। वहाँ पे एक विषैली गैस स्रावित हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो उस कारण जो कई सारे लोगों की वहाँ पे जान भी चली गई थी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, जब मान लो कोई ऐसा रिसाव हो जाए तो उन खतरनाक पदार्थों के, विषैली गैसों के संग्रहण के लिए कोई न कोई जो प्रभावी जो काम किए जाना जरूरी है। तीसरा हम लिखेंगे कि आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। जब मान लो आग लगने की संभावना हो तो इसकी जो चेतावनी हो थोड़ी सी पहले लग जाए, ताकि इसको जो उस स्थिति को हम कंट्रोल में कर सके, उनको स्थिति को वापस काबू में लाया जा सके। अगला जो क्वेश्चन आपके 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन से संस्थान कार्य कर रहे हैं, एक तो ये बताना है। और दूसरा है कि हथकरघा उद्योग की 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। सबसे पहले देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से संस्थान अपने राजस्थान में कार्य करें, चाहे वो राजसिको हो, रिको हो, ये सभी जो आपके औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक तो रिको है, एक आपके राजसिको है। तो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो प्रमुख ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, एक तो ये कार्य कर रहे हैं, ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण। इसके अलावा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जिसको हम शॉर्ट में रिको कहते हैं, ये रिको कार्य कर रहा है। और राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जिसको हम राजसिको कहते हैं, ये कार्य कर रहे हैं। इनकी 3 चीज़ों के नाम आपको इसमें लिखने, 2 तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक तो रिको और एक राजसिको, और एक आप लिखेंगे इसमें राजस्थान ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। ये 3 जो संस्थाएं हैं वो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है राजस्थान में। फिर हथकरघा उद्योग की आपको विशेषता बतानी है। तो हथकरघा उद्योग में अधिकांश कार्य हाथों से और छोटी छोटी मशीनों से किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो उद्योग है वो बहुत कम पूंजी में और निवेश के कम पूंजी और कम निवेश पर जो रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, तो राज्य में ऊनी सोल, कोटा डोरिया, दरिया, निवार आदि के निर्माण को हथकरघा में शामिल किया जाता है। तो ये छोटे छोटे उद्योग है, उनको हम हथकरघा के रूप में जानते हैं। गांव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी और शहरी जनजाति पर टिप्पणी लिखी, यानी कि गांव के बारे में और शहरी जनजाति दोनों के बारे में बताना है।
सबसे पहले देखें गांव। तो सुरक्षा और जीवन उपयोगी साधन को ध्यान में रखते हुए प्राय लोग जो नदियों के तालाबों के किनारे और पहाड़ियों पर उनके बीच में जो गांव बसाए जाते थे। मकान प्राय केलू या फिर जो घास फूस के ढके कच्चे मकान के बने होते, और समृद्ध व्यक्तियों के घर जो पटशाला या फिर जो ढालिया और पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते थे। ये आपके गांव से संबंधित। फिर आपको शहरी जनजाति के बारे में बताना है। तो शहरी जनजाति राजस्थान की एकमात्र जो जनजाति है जिसको भारत सरकार ने जो आदिम जाति शोध सूची में शामिल किया गया है। शहरी जनजाति राजस्थान के 12 जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। वहाँ की जो किशनगंज और शाहबाद तहसील है, उन तहसीलों में ये शहरी जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। नेक्स्ट है फिर 16वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही किन किन बातों का ख्याल रख सकता है। तो ये बताना है एक तो, और 2 वाक्यों में लिखिए कि अपील व्यवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं। तो दोनों का आंसर एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि कोई भी जो एक धार्मिक समुदाय है किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाएं। दूसरा है इसमें कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, और राज्य न तो किसी खास धर्म का थोपेगा और न ही अन्य लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। फिर सेकंड का है आपके इसमें कि 2 कारण बताएं। तो पहला तो ये कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा उसको दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। दूसरा, पुनः अपील द्वारा जो वह अपना मुकदमा देश के सर्वोच्च न्यायालय तक भी ले जा सकता है। अलग अलग देशों में जैसे अमेरिका और भारत के बीच में सुरक्षा मानकों के बीच भारी अंतर है, क्यों? और भारत में दुर्घटना के बाद पीड़ित को मामूली मुआवजा क्यों दिया जाता है, इसका आपको कारण लिखना है। और दूसरा है आपके भारतीय संविधान में कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार की जो गारंटी देता है। तो ये दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हम एक साथ देख लेते हैं। एक ये देखेंगे जो मुआवजा है उनमें बहुत इतना अंतर क्यों होता है, और सुरक्षा मानकों के बीच में अंतर, और भारतीय बच्चों को शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष की उम्र तक दिया जाता है। तो सबसे पहला तो ये है कि भारतीय सुरक्षा मानकों में अंतर क्यों है। तो भारतीय मजदूर का मोल अभी जो ज़्यादा नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ पे बेरोजगारी इतनी अधिक है कि थोड़े से वेतन के बदले न जाने कितने ही लोग जो असुरक्षित स्थितियों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मजदूरों की इस कमजोरी का लाभ उठाकर जो मालिक कार्यस्थल पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाता है। दूसरा है कि कितने वर्ष की उम्र तक जो भारतीय बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो प्राप्त है। तो इसमें हम लिखेंगे कि संविधान है, जो भारत का जो संविधान है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, सभी जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के, उन सभी को जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है फिर आपके, यदि कोई विवादास्पद कानून से आप क्या समझते हैं और कार्यपालिका किसे कहते हैं, दोनों के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे विवादास्पद कानून, फिर हम देखेंगे कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो विवादास्पद कानून क्या होता है, यदि कोई कानून किसी समुदाय विशेष के हितों के विपरीत होता है तो वह समुदाय इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण ले सकता है, और यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून जो संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती हैं और इसे रद्द भी कर सकती हैं। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। संसद के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संसद के टोटल 3 अंग होते हैं, ठीक है। इसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 3 अंग और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो देश का उपराष्ट्रपति होता है, जिसको हम सभापति कहते हैं, और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हम अध्यक्ष कहते हैं। दोनों के नाम आपको कमेंट करके बताना है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और राज्यसभा के जो सभापति है वो कौन है। और राष्ट्रपति के बारे में तो आपने पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। फिर ये अपने राजस्थान का मैप है, यहाँ पे बनना है आपको हनुमानगढ़ जिला, और यहाँ पे बजना आपको टोंक, ये भीलवाड़ा है, और इसमें बना पूछा आप तो ये पूछ लेगा मान लो जैसलमेर। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और यहाँ पर जो पूर्व में सबसे छोटा जिला है उसका नाम है धौलपुर। सबसे ऊपर आपका श्री गंगानगर आता है, यहाँ पे क्या आएगा, श्री गंगानगर। और सबसे लास्ट में जो जिला है वो बांसवाड़ा जिला है दक्षिण में। ये वाला जो जिला है वो कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है। और राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो 5 पड़ोसी राज्य हैं। सबसे ऊपर तो आपके पंजाब आएगा, ठीक है, फिर आपके हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। और एक देश की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। और यहाँ पर राजस्थान के 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले 1070 किलोमीटर की लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं।
फिर आपको 1857 की क्रांति के कुछ 6 प्रमुख कारण आपको बताने। ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, आपने देख लिया होगा, और इसकी PDF में आपको शेयर कर दूंगा उसमें ऐप के ऊपर, तो आप ऐप से डाउनलोड कर लेना और इस निबंधात्मक प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से देख लेना। किसी मुकदमे की निष्पक्ष और खुली जांच किस प्रकार से की जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। और जांच के दौरान पुलिस को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी प्रश्नों की जो उत्तर है हम पिछले सभी वीडियो में देख चुके हैं। मृदा संरक्षण के बारे में देख चुके हैं, जल उपलब्धता की समस्याओं के बारे में बता चुके हैं। फिर एक और प्रश्न आता है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्यों चलाया और इस आंदोलन का जो कार्य क्या था। तो इसके बारे में आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी ऐप के ऊपर, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सामाजिक के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट दे रखा है वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान टेस्ट 01 के नाम से दे रखा है, वहाँ पे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आप जरूर अटेंड करना। और आपका स्कोर क्या रहता है आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप मुझे मैसेज करें इस नंबर पर 75 68 35 0069। तो ये है आपका पूरा वीडियो, पेपर समाप्त हुआ यहाँ पे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले स्टोर से अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे उसकी PDF मिल सके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।